हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग कर रहे हैं 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, जो मेरी वीडियोस को जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि वो टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड उसके बाद में मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको 11th एंड 12th के ग्रुप में जिसमें आप कहोगे उसमें ऐड कर दूंगी, सो दैट यू कैन गेट sufficient amount of study material related to my lectures. तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास जो है वो हमारा टॉपिक होने वाला है स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशंस। हमारी क्लास है प्रतिष्ठा बैच, दैट इज 12th क्लास का हमारा बैच है। इसमें हमारा आज का जो सेशन है वो 8th क्लास है, मतलब 8th लेक्चर है इसी चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर में हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉप्स, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने डिसॉल्व्ड है हमारे सॉल्वेंट के अंदर। तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी किस तरह की, इसको जरा समझिए। अगर हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg अगर हमारे पास सॉल्वेंट है और उसके अंदर या तो हम 1 मोल यूरिया डिसॉल्व कर दें, या 1 मोल यू कैन से वी कैन ऐड एनी अदर सॉल्यूट, ग्लूकोज डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये जो सॉल्यूट है ना, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, मतलब जो इवेपोरेट नहीं हो सकता, जो उड़ नहीं सकता, ऐसा सॉल्यूट जो है वो हमने मिक्स कर दिया हमारे सॉल्वेंट के अंदर, तो बच्चे देखा जाता है कि जो सॉल्वेंट पहले प्योर स्टेट में इवेपोरेट हो रहा था, वोलेटाइल हो रहा था, अब उसका वेपर प्रेशर कम हो चुका है, मतलब अब उसके कम वेपर्स बन रहे हैं, अब वो कम वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसकी वोलेटाइल नेचर कम हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि वोलेटाइल सॉल्वेंट का नेचर, वोलेटिलिटी जो है वो कम क्यों हुई, क्योंकि उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चाहे हम 1 मोल यूरिया ऐड करें, चाहे 1 मोल ग्लूकोज ऐड करें, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम है। 1 मोल में कितने होते हैं आपको पता है ना, एवोगाड्रोस नंबर। तो जब पार्टिकल नंबर सेम है तो दोनों कंडीशन में जो यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया वो इक्वल था इन दोनों केसेस में, चाहे यूरिया हो या ग्लूकोज हो, दोनों केसेस में जो हमने नोट किया कि वेपर प्रेशर इक्वल ही कम हो गया है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स पे भी कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जी हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज जो है बच्चों वो आपस में लिंक करती हैं, मतलब कि वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट या कितना ऐड करा है आपने, उसी पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर कितना हुआ सॉल्वेंट का आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन। तो बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि को मीन्स टुगेदर एंड लिगेयर मीन्स टू लिंक। मतलब क्या है इन बातों का बच्चों, कि जो प्रॉपर्टीज आपस में लिंक करती हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपस में लिंक कर रही हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं, तो वो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है वो लिख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज those properties which depend on number of solute particles। हमने यही देखा है अभी, number of solute particles present in given
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कितने सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व किए गए हैं, प्रेजेंट हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है टोटल 4 टाइप्स की, ठीक है। पहला है, हम चारों को लिख लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ इस टॉपिक के अंडर पढ़नी है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब क्या है इस बात का बच्चों कि वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में कितना था, ज्यादा था, और सॉल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल, तो अब वेपर्स बनना कम हो गए। तो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले अब वेपर्स कम हो चुके हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन वाइज, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई नया टीचर आया, वो फर्स्ट टाइम क्लास लेने आया है और उसको नहीं पता बच्चों के नाम क्या है, बट बाई चांस कोई एक स्टूडेंट है वो क्लास में बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है, परेशान कर रहा है टीचर को, पढ़ाने नहीं दे रहा है, तो अगर वो टीचर कंप्लेन करे जाकर के कहीं, तो वो कैसे बताएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म तो सबकी सेम होती है। तो दैट टीचर कैन से कि वो बच्चा लास्ट में बैठा था, ये सबसे आगे वाले बेंच पे बैठा था, या वो बच्चा उसकी पोजीशन जो थी वो बार बार अपनी सीट चेंज कर रहा था। तो रिलेटिवली एक्सप्लेन करा जाएगा, डायरेक्टली उसका नाम तो नहीं पता। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि कंपेयर करना पहली और बाद की कंडीशन में, कि सॉल्वेंट अगर प्योर था तो उसका कितना वेपर प्रेशर था, और अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया तो अब उसमें कितना प्रेशर हो गया। तो ये बात होती है बच्चों कि रिलेटिव लोअरिंग, कितना लोअर हुआ सॉल्यूशन बनाने से वेपर प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी हैव टू स्टडी टुडे। एंड द सेकंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। थर्ड वन इज एलिवेशन in boiling point and depression in freezing point। तो बच्चों ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं हम लोगों को ये डिटेल में पढ़नी है, बट इनमें काफी सारा मटेरियल पढ़ने के लिए तो एक दिन में आज हम फर्स्ट वाले ही कवर करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बताया वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चे यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, हमने इसको यहाँ पे क्लोज कंटेनर ले रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि क्लोज नहीं लेंगे तो वेपर्स का पता नहीं चलेगा हमें। हमने यहाँ पे देखा कि इसके वेपर्स बने, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है बना यहाँ पे प्रेजेंट है। बट ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर है तो इसको हम मान लेते हैं P नॉट मान लेते हैं, ठीक है, प्योर स्टेट में। अगर इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूं नाउ एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती हूं, ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। यहां पे लिख देती हूं सॉल्वेंट प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बच्चों इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास सॉल्वेंट तो है ही, इसके साथ में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी हमने ऐड किया। बट ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि अब यहाँ पे जो वेपर्स बने वो कंपैरेटिवली कम बने, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद में जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ वो कम हुआ, ठीक है। वेपर प्रेशर इस केस में जो है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे वेपर प्रेशर है उसको हम P नॉट, उसको हम PS मान लेते हैं। क्यों PS मान लेते हैं? क्योंकि ये सॉल्यूशन का केस है, ठीक है बच्चों। अब इसका फॉर्मूला स्टडी करते हैं, फिर इसकी न्यूमेरिकल भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला स्टडी करने का मतलब है कि अब इसके लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू एक ऑब्टेन करते हैं। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर, हमने कितना सॉल्यूट ऐड करा, उसका जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्वेंट के अंदर, उसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसका सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लेते हैं x2। ठीक है, इसको लेंगे एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इस पे डिपेंड करेगी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करा गया, सॉल्यूट जितना ज्यादा उतना ही वेपर प्रेशर कम। क्लियर सी बात है ना? सॉल्यूट जितना ज्यादा मिक्स करेंगे उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा उस सॉल्वेंट का। तो बच्चों यहाँ पे अब देख लीजिए हम कैसे कैलकुलेट करें। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, मतलब प्योर कंडीशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, माइनस सॉल्यूशन केस में वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन बनने के बाद में कितना हुआ, डिवाइड बाय प्योर स्टेट। तो रिलेटिव आ गया ना, पहले कितना था अब कितना है। ठीक है, इसको इज इक्वल टू कर देते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। तो इसको हम N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 ये कर देते हैं। तो ये जो बच्चों फॉर्मूला है इसे आपको यूज करना है आगे। वैसे ये है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है ये। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला हमें आगे यूज करना है, न्यूमेरिकल में हम इसको यूज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कई क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्टली यूज नहीं करना होगा, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए सॉल्यूट का। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे डिराइव करने वाली हूं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। बच्चों इसमें हमने क्या करना है, बस इसमें नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। बस हम उसको पुट करेंगे और हमारे पास जो नया फॉर्मूला है वो आ जाएगा। और काफी सारे न्यूमेरिकल्स में हमें वो नया फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसको किस तरह मॉडिफाई करते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 को हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे W क्या है, गिवन मास इन ग्राम जो होता है, और M क्या है, मोलर मास किसका, वही मॉलिक्यूलर मास किसका, हमारे सॉल्यूट का। ठीक है, 2 का मतलब सॉल्यूट के लिए, और 1 अगर लगा देती हूँ तो सॉल्वेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। N2 की जगह मैं पुट कर रही हूँ W2 बाय M2, और डिनोमिनेटर में N1 की जगह पे पुट कर रही हूँ W1 बाय M1 प्लस इसकी जगह अगेन पुट कर रही हूँ W2 बाय M2। आई थिंक ये बहुत सिंपल सी चीज है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने बस इसी चीज को नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को पुट करा है वहां पे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अगर सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब वी आर हैविंग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन दैट केस अवर सॉल्वेंट is in the larger quantity and solute is in very less quantity। ठीक है, तो solute बहुत कम क्वांटिटी में होता है, मतलब N2 जो है यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में होगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट if the solution is very dilute, if the solution is very dilute, अगर बहुत डाइल्यूट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर देंगे बच्चों। तो निगलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, W2 बाय M2 डिवाइड बाय W1 बाय M1। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कैलकुलेटेड फॉर्म में ले आते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू W2 बाय M2 मल्टीप्लाई, जो ये वाली वैल्यू है ये ऊपर जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, तो W1 जाएगा ऊपर, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो अगर देखा जाए सिंप्लीफाइड वेज में W2 बाय M2 डिवाइड बाय W1 बाय M1 ये है ना। ठीक है, तो
लेके जाते हैं इस नीचे वाली वैल्यू को तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो m1/w1 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में हमसे मोलर मास निकलवाता है तो ये तो हो गया, दोनों ही जगह 2 लगा हुआ है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये जो चीजें हैं दोनों ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। तो स्टूडेंट्स वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल। अभी हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक ऑन दिस फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत ही सिंपल है ये, हमारी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत क्लियर है, ये इजी है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, vapor pressure of water at 293 Kelvin is vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.51 mm. 17.51 mm. This is the given information in the question. नेक्स्ट पार्ट है इसमें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, वो नोट कर लेते हैं, 0.0614 mm, 0.0614 mm। ठीक है, नाउ आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, अब हमें कैलकुलेट क्या क्या चीजें करनी है। कैलकुलेट नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन सेकंड इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहली चीज ये काउंट करनी है हमें। दूसरी बात है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालना है हमको। ठीक है, दिस थिंग। एंड अगला बोला जा रहा है हम लोगों से कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये निकालना है बच्चों। ठीक है, अब कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मतलब है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, x2, ये निकालना बच्चों। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक है, आगे क्या गिवन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, इतना गिवन है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉट रिलेटिव, इतना गिवन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आंसर, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, बट जो हमें पहला स्टेटमेंट में गिवन है वो चीज गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 17.51 mm, इन्होंने दिया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्लियर बात है।
दूसरी बात बोली है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन कितना है, मतलब शुगर हमने यहाँ पे एज अ सॉल्यूट ऐड करा है। उसके बाद लोअरिंग कितना आया, मतलब पी नॉट माइनस पी एस, ये कितना आया, लोअरिंग कितनी हुई आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट, सॉल्यूट मिलाने के बाद सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर जो है कम हो गया, मतलब प्योर स्टेट में ज्यादा था, अब सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो गया है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो वाली जो टर्म है, वो वाली जो वैल्यू है वो गिवन है इतना, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो है 0.0614 mm। अब ये बोल रहा है आपको कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है, आगे लिख देती हूं मैं आपको यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है इनका डिवाइड करना है, वही जो फॉर्मूला है हमारा। रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालेंगे, कैसे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, ये निकालना है हमें, ये रिलेटिव लोअरिंग बच्चों। तो इसके लिए क्या करें, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 17.51, एक्चुअली इनको माइनस करके तो दिया ही हुआ है वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का माइनस करके जो वैल्यू है वो गिवन है 0.0614 डिवाइड बाय पी नॉट। पी नॉट वैल्यू कितना है ओरिजिनल 17.51, दोनों ही mm में है, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे तो आपका आंसर पहले वाले का आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालें, मतलब आपको निकालना है पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू, तो आपको पता है कितनी है, ये तो क्वेश्चन में ही दी हुई है आपको 0.0614। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस, क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज निकालनी है। तो क्या करें बच्चों, पी नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो पी एस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, पी नॉट माइनस 0.0614 और पी नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 17.51 माइनस 0.0614, इसको माइनस कर लोगे तो आपके पास सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कितना लोअर होने के बाद बचा है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। अब ये बोल रहा है कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालें, मतलब x2 की वैल्यू निकालें। बच्चों देखो, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू n2 बाय n1 प्लस n2, ये तो आप जानते थे, ये x2 होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना हम, सीधी सी बात है, कर सकते हैं। तो अगर जो इसका आंसर होगा वही तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जो इसका आंसर होगा वही तो इसका आंसर होगा। इसका आंसर हम हर जगह निकाल ही रहे हैं, तो पुट कर देते हैं, पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.0614 डिवाइड बाय पी नॉट की वैल्यू कितनी है 17.51 mm। इसका आंसर निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा वही मोल फ्रैक्शन ऑफ, वही मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका होगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एक्चुअली वाटर के लिए तो हमें 1 लेना पड़ेगा, ये जो निकलेगा ना यहाँ से वो 1 उसका निकलेगा, सॉल्यूट का निकलेगा, क्योंकि सॉल्यूट की वजह से ये चीज आई है। तो जो आंसर आया वो किसका आया बच्चों, x1 आएगा, एक मिनट, x2 ही आएगा किसका, सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट का पता लग गया, दूसरा निकालना है सॉल्वेंट का। तो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको कराई भी थी। जिन बच्चों ने 12th के स्टूडेंट्स ने 11th वाली वो क्लास देखी थी कंसंट्रेशन टर्म्स वाली, उन बच्चों ने 1 में से माइनस करने वाला तरीका देखा होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा मैं उसको लिख देती हूँ, फिर 1 में से माइनस करके बता देती हूँ आपको, सो दैट ज्यादा क्लियर हो जाए। इसका जो आंसर है वो सॉल्व करके आ रहा है 0.00351, 0.00351, ये आ गया सॉल्यूट का, ठीक है, x2 का। बट हमें निकालना किसका है, सॉल्वेंट का निकालना है, वाटर का निकालना है, ठीक है। वाटर का कैसे निकालेंगे, आपको पता है सॉल्यूट मतलब अगर मैं लिखूं सिंपल फॉर्मूला की फॉर्म में, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये आता है मोल फ्रैक्शन। आप दोनों कंपोनेंट्स का अगर मोल फ्रैक्शन जान लेते हैं तो दोनों को ऐड करके देखिए 1 आएगा। बट हमारे पास अभी किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू तो है हमारे पास, 1 पता है हमें, तो 1 में से माइनस कर दीजिए इसको, x1 की वैल्यू आ जाएगी, वाटर का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा आपके पास। तो कैसे करें इसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस
351, फिर जो आपका आंसर आएगा 99 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, उसको आप लिख लेना यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको निकालने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं, बट समझने की बात है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में ये देख लेना कौन सी चीज सॉल्यूट की है, कौन सी चीज सॉल्वेंट की है। तो स्टूडेंट्स होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है आपको इस तरह के कम से कम 3-4 क्वेश्चन करने हैं, आपको मिल जाएंगे बुक में, सॉल्व अनसॉल्व मिल जाएंगे, होमवर्क 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आप, जैसा मैंने करवाया है इस तरह के अपने आप 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मेरे पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's